सुनील शुक्ला साहब का ही बहुत स्वागत करेंगे। सर आपका बहुत स्वागत, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट। और मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, आप ही के पास आता हूँ। अभी मीनू जी ने ये कहा कि एक अकेला सब पर भारी वाली जो बात थी, उन्होंने थोड़ा बहुत हार्ड शब्दों में, मीनू जी बहुत तल्ख टिप्पणी करती हैं और लोगों को बड़ी पसंद आती है कि अब उनके हालात वो एक अकेला सब पर भारी नहीं, एक अकेला बेकारी जैसी स्थिति होगी। थोड़ा तल्ख है, थोड़ी सी एक ऐसी है, लेकिन हालात सचमुच ऐसे हैं। और अब जो हमले हो रहे हैं सर, देखिए मैंने यूपी का एक सवाल था कि यूपी में पूरे के पूरे दिन आज जो चल रहा है, वहां जो आवाज उठी, और हमारे मध्य प्रदेश से, आप तो मध्य प्रदेश में रहे, अभी राकेश भाई भी बताएंगे क्योंकि राकेश भाई के शहर से आने वाले हैं प्रभात झा। उन्होंने सीधा हमला बोल दिया, तीखा हमला बोला है, बहुत सारी चीजें ऐसी बोल दी है जिस पर कल बहुत बवाल होने वाला है। ये बिल्कुल निश्चित है कि उनके दल के लोगों को जो ये भरे बैठे थे, वो कहीं उनको थोड़ी सी ऊर्जा मिलेगी। आपकी टिप्पणी सर, फिर अचल सर, और मैं आखिरी में रविंद्र जी के पास जाऊंगा। क्रम मैंने जो बनाया हुआ है, रविंद्र सर थोड़ा वेट करेंगे, माफी चाहूंगा आपसे। धन्यवाद संजीव जी। अगर आप संगठन में रह करके संगठन के लोगों की उपेक्षा करेंगे, अगर आप अपने सक्रिय कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करेंगे, अपने सहयोगियों को उनके अनुरूप, उनके अनुभव के अनुरूप आप उनको प्रतिष्ठा नहीं देंगे, अगर आप जन भावनाओं का आदर नहीं करेंगे, तो आपको आज के दिन जो भारतीय जनता पार्टी को जो देखना पड़ रहा है, उसको देखने के लिए तैयार रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश देश से कोई अलग नहीं है। उत्तर प्रदेश तो जितने प्रयोग किए जा सकते हैं, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दों को छोड़ दिया जाए और केवल नकली एटमॉस्फेयर तैयार करने का प्रयास किया जाए, वो सब कुछ उत्तर प्रदेश में। जनता का कोई सवाल तो कृपया बात ही मत करने के लिए तैयार। वो पूछेगा कि रोजगार कहाँ है, तो कहें कि हमने राम मंदिर बना दिया। किसान कहेगा कि हमारी उपज की कीमत नहीं मिल रही है, वो कहे काशी कॉरिडोर बना दिया। सवाल है कि केवल आप इन चीजों में उलझा करके कितने समय तक रख लेंगे लोगों को। और यह मैं कभी नहीं मानता कि जनता जब किसी को समर्थन देती है या सत्ता में उसको लाती है, तो वह मुद्दों से अलग लाती है, अन्य कोई कारक नहीं होती। लोगों को लगता है कि हमने ऐसा नैरेटिव बना दिया कि लोग उसी में उलझ कर रह गए। ऐसा होता नहीं है। 2014 में भी जिन लोगों ने जो समर्थन दिया था, आपको एक नए अच्छे दिन लाने के लिए दिया था, बहुसंख्यक समाज की राजनीति करने के लिए नहीं दिया था, या समाज में अवरोध पैदा करने के लिए नहीं दिया था, अलगाव पैदा करने के लिए नहीं दिया था। ये लग रहा था, वो आज स्थिति सबके सामने आ गई। आज अगर बहुजन समाज पार्टी भी इस गठबंधन में शामिल होती, तो आप कल्पना कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कहां होती है। लाले पड़ जाते एक सीट के लिए। तो आप जनता के सवालों की अनदेखी बहुत लंबे समय तक आप कर नहीं सकते, और अनदेखी करके आप जन समर्थन भी हासिल नहीं कर सकते। रही बात, मीनू जी ने सही कहा, मोदी जी का स्वभाव ही नहीं है। मोदी जो नारा लगाते थे कि मजबूत सरकार चुनना है, मजबूर सरकार नहीं चुनना जी। आज तो आप मजबूर सरकार चलाने के लिए तैयार हो गए। आपको कोई इस तरह की सरकार चलाने की आदत तो है नहीं। विमर्श, असहमति, चर्चा, विरोध, ये तो सभी अभी डिक्शनरी में नहीं है। किस मौके पर, कब और कहां विमर्श के लिए आपने स्थान दिया? आपने कब अनुमति दी कि संसद में या विधानसभा में विमर्श हो, बातें हो, लोगों से के साथ कोई चर्चा हो, संवैधानिक संस्थाओं को पूरी आजादी के साथ काम करने का मौका हो? किया। यही सब नाराजगियां लोगों के अंदर है। और चंद्रबाबू नायडू बहुत हार्ड टास्क मास्टर है और बड़े हार्ड बार्गेनर है जी। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के लिए, अपने राज्य के मुख्यमंत्री के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया है, उसको मैं दोहरा नहीं सकता है। उन्होंने मोदी जी के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया था 2018 में, 2002 में, आप इस सबकी जहन में। आप यह उम्मीद, मैं यह कोई उम्मीद नहीं करना चाहिए कि चंद्रबाबू नायडू इन चीजों को बर्दाश्त कर लेंगे। मुझे तो ये लग रहा है, मतलब मैं गलत भी हो सकता हूं, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके की शर्तें चंद्रबाबू नायडू लादने की बातें कर रहे हैं, जो चर्चा में, मैं वहां था नहीं, कोई प्रेस ब्रीफिंग हुई नहीं है, लेकिन जो चर्चाएं हैं, मुझे लग रहा है कि चंद्रबाबू नायडू इससे अलग होने के लिए आधार ढूंढ रहे हैं, इस गठबंधन से अलग होने का आधार ढूंढ रहे हैं। बड़ी बात। कोई तत्काल अगर निकल जाएंगे तो बड़ी छाड़ इधर होगी या लोग शिकायत करेंगे। जी। कैसे हो सकता है? ये कहा जाता है ना कि क्या रहीम कैसे निभे केर बेर के संग।
एक व्यक्ति कहता है कि साहब हम मुसलमानों को देश से बाहर निकाल देंगे, कुछ देंगे ही नहीं। एक व्यक्ति कहता है कि हम 4% आरक्षण ही नहीं देंगे, उनके लिए कब्रिस्तान के लिए अलग जगह भी देंगे, उनके कब्रिस्तान की चहारदीवारी बनाएंगे, उनके मौलवियों को उनकी जो मेहनताना मिलता है उसको बढ़ाएंगे। और दूसरा, आपके दूसरे व्यक्ति की डिक्शनरी में शब्द नहीं है। एक व्यक्ति कह रहा है कि जो अग्निवीर है इसकी समीक्षा कीजिए, दूसरा कह रहा है कि अग्निवीर देश के लिए सबसे बड़ी कार्यकारी योजना है, कल्याणकारी योजना है। एक व्यक्ति कह रहा है कि यूसीसी हम लागू नहीं होने देंगे, दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि पहला काम हम वही करेंगे। चलेगा कैसे? ही सवाल है कि चल आप अगर भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे से दूर होगी तो अपने जो प्रतिबद्ध मतदाता उसने तैयार किए हैं उनसे दूर होती चली जाएगी, और अगर अपने एजेंडे पे चलेगी तो सरकार से बाहर हो जाएगी। तय उनको करना कि कहाँ ले जाएंगे, कहाँ जाएंगे वो। लेकिन बीजेपी के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। बिल्कुल। और वही परिणाम सामने आया जो पिछले 10 सालों तक उन्होंने इस देश की जनता के साथ किया है। गठबंधन बहुत आसान नहीं होगा, और ये सही है कि टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड दोनों को ये पता है कि अगर वो गठबंधन में शामिल होते हैं, सरकार में शामिल होते हैं, एक बार सरकार बन जाती है तो उनके दल का क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी क्षेत्रीय दल को अस्तित्व में रहने नहीं दिया। कोई भी दल जिसको तोड़ न दिया हो, जिसके बड़े नेताओं को अपने साथ न मिला लिया हो, जिसके संसाधनों पर कब्जा न कर लिया, उनको राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति कभी नहीं दी। ये सबके सामने है, उनका इतिहास है। तो यह सबक उनके पास है, इसीलिए वो चाहते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष का पद उनके पास हो। लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष जब बाल योगी साहब का निधन हो गया था, उसके बाद टीडीपी चाहती रह गई और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने नहीं दिया। ये तो और टेढ़ी मेढ़ी सरकार है। जी जी, ये संभव ही नहीं है। ये एक बड़ी सीख है। और नायडू साहब चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं ये। और नीतीश कुमार जी एक ही टर्म में 3 बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं। विधानसभा का चुनाव पर होता है और 3 बार मुख्यमंत्री बनते हैं। तो राजनीतिक दांव पेच में कोई ऐसा नहीं है कि कहीं से कम है लोग, इनको भी पता है कि कैसे हो सकता है। और तथ्य है कि टीडीपी जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने की कैसे कोशिश की गई थी, आरसीपी सिंह के साथ तो कैसे मिलाया गया, किस किस तरह के बयानबाजियां हुई, किस ये चिराग पासवान के सामने भी वो सभी स्थितियां उनके सामने हैं, कैसे उनको पूरे 5 साल तक किराए रखा गया और चाचा सत्ता में रहे, उस सत्ता से बाहर रहे। ये सभी तथ्य सबके सामने है। इसीलिए इस सरकार का कोई भविष्य में मुझे स्वीकार करने में बहुत दिक्कत है, क्योंकि तो अलग अलग सोच के लोग हैं इस सरकार जिन लोगों से समर्थन ले रही है। मूल पार्टी के काम करने का तरीका अलग है, सहयोगियों के सोचने का तरीका अलग। और अभी तो ये बातें सामने आ रही हैं। ये सही बात है कि संसदीय दल की बैठक नहीं कैसे शपथ हो जाएगी, लेकिन क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अभी तो कुछ चीजें सार्वजनिक हो नहीं रही हैं। और आप ये सोचिए ना कि चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री जी ने विदेश यात्रा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था, निमंत्रण स्वीकार कर लिया। ये कहीं होता है? 100 दिन का एजेंडा और क्या वो तो पूरा 2047 का। अरे आप तो संजीव जी फिर बहुत कम आंक रहे हैं। 2047 का एजेंडा, वही था 100 दिन का एजेंडा से 2047 तक की रूपरेखा। मैंने दोनों चीजें कही। आप सोचिए यार, तो वो है जो वर्तमान में जी नहीं रहे थे। वो तो जो अतीत की ही सारी बातें थी कि अतीत में ये यूं। आप ये सोचिए ना, देश की जनता को अतीत में जिंदा रखे हुए थे और भविष्य के 1000 साल के सपने दिखा रहे थे। वर्तमान की चिंता किसी को नहीं थी, और लोगों ने बताया कि हमें अपने वर्तमान की चिंता है, 2047 में जो रहेगा वो सोचेगा। और अगर आज 2024 में हम ठीक ठाक रहेंगे तो 2047 में अपने आप ठीक हो जाएगा। उसके लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन जो माहौल, जो हालात, जो स्थितियां, जिस तरह का गवर्नेंस चल रहा है, फिर 2047 का सपना कोई देख नहीं पाएगा, संभव ही नहीं है। ये तमाम तथ्य सबके सामने है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से पार पाना बीजेपी के लिए बहुत आसान नहीं होगा। ये दोनों बड़े, और जिस दिन मैं कह रहा हूं, जिस दिन ये इंडिया गठबंधन से अलग हुए उसी दिन कई लोग इंडिया का समर्थन खत्म हो जाएगा। और आप देखिए, मुझे भी आशंका है
कि जो रणनीति बीजेपी अपनाती रही है सरकारें गिराने के लिए, इस्तीफा दिलवाने का, वही स्थिति बीजेपी को झेलना पड़ेगा विभिन्न राज्यों। उनके एमपी इस्तीफा देकर के फिर बाई इलेक्शन कराने की स्थिति आ जाएगी। अगर मध्य प्रदेश और गुजरात में बीजेपी मजबूत है तो इस देश के कई राज्यों में इनके विरोधी मजबूत है। नहीं, महाराष्ट्र में देख लीजिए, अब देख लीजिए, जी जी जी, महाराष्ट्र में अगर शिंदे साहब के सातों एमपी इस्तीफा देकर के उद्धव ठाकरे के पास चले जाएं, श्रीकांत शिंदे को छोड़ के, तो किसी को ताज्जुब नहीं होना चाहिए। अगर पश्चिम बंगाल के 9 एमपी इस्तीफा देकर चले जाएं सुकांत मजुमदार को छोड़ करके, तो किसी को ताज्जुब नहीं होना चाहिए। 3 महीने में चुनाव है सर महाराष्ट्र में विधानसभा का। बिल्कुल, तो सबको पता है कि और जो इस वर्तमान सिनेरियो है, आप महाराष्ट्र में कौन शिंदे साहब के साथ रह के जीत लेगा या अजित पवार के साथ रह के चुनाव जीत लेगा?